बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरो अफ़ियत से होंगे। दोस्तों ये हमारे पास जो है 750 वाट के यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर है वो आया है और ये मुकम्मल तौर पर जला हुआ है। आप दोस्त देख रहे हैं कि इसकी फुल जो वाइंडिंग है वो काली स्याह हो चुकी है और ये ज़रा भी चलने के काबिल नहीं रहा। तो इसको मैं आपको खोलने का तरीका बताऊंगा और खोलने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसका जो है दोबारा खोल कर इसकी पतरियों को लगाना है और किस तरह से आपने इसकी फ़िटिंग करनी है, मुकम्मल आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल के बटन को भी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा होता रहे। तो दोस्तों हमने इसके क्लम्प उतार लिए हैं और इसके बाद जो इसके अंदर लगी हुई आपको लोहे की जो हैं यानी कि पतरियां जो हैं इसकी वो नज़र आ रही हैं। इसको हम एक एक करके इसकी पतरियों को निकालेंगे, लेकिन इसकी पतरी को निकालने से पहले इसके अंदर इसकी पतरी के साथ आई भी लगी होती हैं। पहले हम उन्हें निकालेंगे और उसके बाद जो है हम इसका बाकी का जो सामान है वो आहिस्ता आहिस्ता से निकाल कर इसकी जो अंदर जली हुई कॉइल है उसको बाहर निकालेंगे और फिर उसके बाद इसकी कॉइल को दोबारा इसके अंदर रखेंगे रीवाइंड करने के बाद। तो दोस्तों ये आप दोस्तों के सामने है कि ये मैं इसकी जो आई हैं वो निकाल रहा हूँ हथौड़ी के मदद से। हमने पहले तो इसे लूज़ कर लिया है और उसके बाद हम इसकी जो पतरियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से निकालते जाएंगे ताकि हमें कोई दिक्कत महसूस ना हो। अगर आप दोस्तों से इसकी पतरी नहीं निकलती तो आप पहले इसको नीचे रख के चारों तरफ से हथौड़ी की आहिस्ता आहिस्ता से ज़रबे लगाएं और ये बिल्कुल जो है लूज़ हो जाएगा और बआसानी तरीके से आप इसकी पतरियों को निकाल सकेंगे। ये देखें आप दोस्तों के सामने है, ये बहुत ही आसानी के साथ इसकी पतरियाँ निकल जाती हैं और ये आपके सामने मैं निकाल भी रहा हूँ। आपने दोनों तरफ से ये पतरियाँ को निकाल लेना है और निकालने के बाद आपने आहिस्ता से यानी कि इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जो आप इसकी पतरियाँ निकाल रहे हैं किस तरह से निकाल रहे हैं और दोबारा किस तरह से आपने लगानी है। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। बाद में ये ना हो कि आप बैठे रहें और आपको समझ ही ना लगे कि मैंने ट्रांसफार्मर को किस तरह से खोला था और दोबारा मैंने इसको फ़िट किस तरह से करना है। इन चीज़ों का आप ज़रा ख़्याल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक जो है मुश्किल जो आती है उसका अज़ाला हो सकेगा। तो इसलिए आप दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि आपने पहले इसकी आई जो है वो अच्छे तरीके से निकाल लेनी है ताकि आपको इसके अंदर लगी हुई जो हैं पतरियाँ, बड़ी पतरियाँ हैं, उनको निकालने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो बस आपकी जो पतरियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से निकल जाएंगी। जब आपकी आई पतरियाँ निकल जाएँ तो उसके बाद आपने क्या करना है, बाद में आपने अपने ट्रांसफार्मर को जो है दूसरी तरफ से फिर चेक कर लाना है कि इसके अंदर कोई और पतरी वगैरह तो नहीं है, यानी कि जो आई लगी हुई थी वो तो नहीं है। उसके बाद आपने ट्रांसफार्मर को टेढ़ा करने के बाद दोनों हाथों से एक तरफ से उधर और दूसरी तरफ से इसकी जो हैं वो बआसानी तरीके से निकालते जाना है। बिल्कुल आसान हो जाता है, इसको ज़्यादा इसके साथ समझ के ज़ोर जमाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो दोस्तों हमने इसकी जली हुई जो कॉइल है वो बाहर निकाल ली है। आप दोस्त देख सकते हैं कि इसकी कॉइल का कितना बुरा हाल है। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसकी कॉइल को रिवाइंड करेंगे और वो कॉइल दोबारा इसके अंदर हम रखने के बाद ट्रांसफार्मर को दोबारा फ़िट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर को दोबारा हम बनाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि आप दोस्तों को किसी किस्म का कोई मसला आए, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा देखना है, ताकि आपको वीडियो की समझ आ जाए कि हमने शुरू कहाँ से किया था और एंड हम कहाँ पर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप दोस्तों के अगर जहन में कोई और सवाल भी है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी आपको अच्छे तरीके से जवाब दे सकूँ। यहाँ पर आप सब दोस्त देख सकते हैं कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वायर जो हैं बिल्कुल से काली स्याह हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने न्यू कॉइल जो रिवाइंड कर ली है और रिवाइंड करने के बाद अब कॉइल आप दोस्तों के सामने है। आपको एक और नई वीडियो में आपको ये भी मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से ट्रांसफार्मर की कॉइल को
दोबारा रीवाइंड कर सकते हैं। ये भी आपको मुकम्मल तरीका मैं आपको समझा दूंगा अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपने क्या करना है, इस कॉइल को एक साइड पर टेढ़ा रख लेना है और जिस तरह से आपने पत्रियों को निकाला है उसी तरह से आपने पत्रियों को दोबारा फिट करना शुरू कर देना है। तो आपने करना क्या है, पत्रियों की तादाद कितनी रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पत्रियाँ लगाना चाहते हैं तो वो आप 5 पत्रियाँ लगा सकते हैं, और कम से कम लगाना चाहें तो आप इसमें एक एक पतरी को ऊपर नीचे रख कर आहिस्ता आहिस्ता बंद कर सकते हैं। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी पतरियाँ यानी कि जल्दी काम करना चाहते हैं तो फिर आप 5-5 पतरियों का जोड़ा बनाकर अच्छे तरीके के साथ इसको फिट करते जाएं। लेकिन उसको पतरियाँ लगाने से पहले आपने अच्छे तरीके से कारी ब्लेड या रेती या कोई और छुरी नुमा चीज़ से इसको अंदर से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ताकि इसका जो अंदर का समझने को रुकावट है वो ना आपको फेस करनी पड़े। तो आपने क्या करना है, एक तरफ से 5 पत्रियाँ लगा देनी है, फिर दूसरी तरफ से 5 पत्रियाँ लगा देनी है। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपने आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी पत्रियाँ हैं इनको ऊपर नीचे रख कर लगाते जाना है। ये आप दोस्तों के सामने हैं, और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसके बारे में पूरा मुकम्मल गाइड करूँगा। ट्रांसफार्मर को फिट करते वक्त एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाज़ का जब हम पत्रियाँ लगा रहे होते हैं तो हमारी पत्रियाँ टाइट हो जाती हैं, और कारीगर क्या करता है कि ऊपर से दे दनादन जो हथौड़ी के साथ ज़रबे लगाई जाता है, सटें लगाई जाता है, लेकिन नीचे नहीं देखता कि उसका ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है पतरी उसके अंदर जा रही है और कॉइल शॉर्ट हो रही है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना होता है। और ट्रांसफार्मर की कॉइल को रीवाइंड करते वक्त भी इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी कॉइल जो है वो आपकी बाबन की दायरे से बाहर ना आए, ताकि आपके ट्रांसफार्मर के साथ वो शॉर्ट ना हो। तो हमने दोस्तों ये ई पतरियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर लगा ली हैं, और इनके लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी जो ईज़ हैं यानी कि आइज़ हैं इनको हम पकड़कर 5-5 जिस तरह से हमने ई पत्रियाँ 5-5 लगाई हैं, इसी तरह से इसके अंदर जो सुराख बच गए हैं वहाँ पर भी हमने 5-5 आई पत्रियाँ जो हैं लगाते जाना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी भी हमने पत्रियाँ लगानी हैं इनके जो सुराख हैं इनका हमने ख्याल करना है कि कहीं सुराख इसके जो हैं वो कोई सुराख छूट ना जाए, यानी कि वो कोई भी सुराख खाली ना बच जाए। अगर वो सुराख खाली रह जाएगा तो हमारा ट्रांसफार्मर चलते वक्त जो है वो आवाज़ देगा। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके जितने भी सुराख हैं, जितनी भी स्पेस है, आपने उस स्पेस को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करनी है। आपकी स्पेस अगर कहीं से बच जाती है तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से ये आवाज़ भी देगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि ज़्यादातर कारीगर जो हैं ट्रांसफार्मर का अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर मुकम्मल हो चुका है। अब हमने इसके साइड क्लम्प लगा लेने हैं, लेकिन क्लम्प लगाने से पहले भी इसके अंदर जो इसकी आई पत्रियाँ हैं उनकी स्पेस है, तो उस स्पेस को हमने फ़िल करना है, और उसके बाद हमने इसके क्लम्प जो हैं वो लगाने हैं। क्लम्प हमने लगा लिए हैं, और इससे के बाद हमने क्या करना है जी, इसके बोल्ट जो हैं हमारे पास वो चारों बोल्ट हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर लगा लेने हैं। क्योंकि बोल्ट लगाते वक्त भी बाज़ औक़ात जो कारीगर हैं वो ये करते हैं कि बोल्ट लगा तो लेते हैं लेकिन अच्छे तरीके से बोल्ट को टाइट नहीं करते, और बोल्ट ना ज़्यादा बोल्ट टाइट होने की वजह से ट्रांसफार्मर फिर भी आवाज़ देता है, और कारीगर को समझ नहीं आती कि ट्रांसफार्मर क्यों आवाज़ दे रहा है और ये ज़्यादा गर्म क्यों हो रहा है। तो इन बातों का जब आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई भी मसला जो है नहीं आएगा, और आपकी चीज़ जो है बिल्कुल 100% तरीके से तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। तो आपको किसी किस्म का भी और सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी आपको जवाब दे सकूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ट्रांसफार्मर को किस तरह से खोलना है और किस तरह से आपने दोबारा ट्रांसफार्मर को फ़िट करना है।
फिटिंग के दौरान आपने बहुत चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका ट्रांसफार्मर को दाएं बाएं से कोई पतरी लग के उसकी वाइंडिंग को डैमेज ना कर दे। जब आपका ट्रांसफार्मर फिट हो जाए तो आपने जो पॉइंट इसके निकाले होते हैं उनके सिरे जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से छील लेने हैं। उनके ऊपर लगा हुआ जो नेमल होता है उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये आप दोस्तों के सामने मैं भी नेमल जो है इसका साफ़ करने लगा हूँ। मेरे पास आरी ब्लेड है। आप आरी ब्लेड के साथ छुरी, कैंची या रेगमार के साथ जैसे आपको मुनासिब लगे उस तरह से आप इसको जो है साफ़ कर सकते हैं ताकि आपका जो नेमल है अच्छे तरीके से उतर जाए। जब आपका नेमल अच्छे तरीके से उतर जाएगा तो फिर ही आपका करंट जो है अच्छे तरीके से पास होगा, वरना आपका करंट जो है उसे गुज़रने में दिक्कत पेश आएगी। तो इस तरह से आपने इसके जो फ्रंट वाले सिरे हैं उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। आपके सामने है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो यूपीएस का ट्रांसफार्मर है। 750 वाट का ये ट्रांसफार्मर है और इसका जो 12/12 की इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो निकाली हुई है। तो इसका जो दोनों तरफ वाले सिरे हैं वो हमने अच्छे तरीके से साफ़ करने हैं और उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसका सेंटर वाला जो सिरा है उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है। बात फिर मैं दोबारा वही दोहराऊंगा कि आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप इसके सिरों को छील रहे हों तो आपने कहीं भी इसका जो नेमल है उसको रहने नहीं देना। अगर आपका नेमल वहाँ पर रुक जाएगा तो आपके ट्रांसफार्मर से अच्छे तरीके से करंट इन नहीं होगा या आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी भी ज़्यादा जल्दी अच्छे तरीके से चार्ज नहीं होगी और यूपीएस चलते वक्त भी आपको कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि आपको किसी किस्म का मसला फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जब आप अच्छे तरीके से फ्रंट सिरे इसके छील लें तो फिर आपने क्या करना है जी, इसकी दूसरी तरफ वाले जो सिरे हैं उनको भी अच्छे तरीके से छील लेना है। अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।